पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। गुफ्तगू का सिलसिला आपके इल्म में इजाफे का बाइस बन रहा होगा। हमें उम्मीद है और हमें ये भी उम्मीद है कि हमारी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। कैसे जा सकती है? हकीकत पे आप बात करें, आईना दिखाएं, सच्चाई को दलाइल के साथ साबित करें, हकायक के साथ साबित करें और सबूत के साथ सामने लाएं तो बात असर रखती है। कुछ ऐसा ही कुछ लोग भारत में कर रहे हैं, ईवानों के अंदर भी और ईवानों के बाहर भी। भारत में आजकल किस किस्म की शायरी सुनी जा रही है, किस किस्म की बातें की जा रही हैं, हम वक्फे वक्फे से आपके सामने ये हकायक ला रहे हैं। हम आपको भारत का चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, असल चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी आँख इंतहा पसंदों वाली नहीं है, हमारी आँख काटने और बांटने वाली नहीं है। हमारी आवाज़ इंसाफ के लिए है, हमारी आवाज़ सत्ता के लिए नहीं है। और भारत में जो आवाज़ें भारत के असल चेहरे, असल शनाख्त, असल तहजीब, असल रवादारी के हवाले से जो सामने आ रही हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। पिछले दिनों शहंशाह औरंगजेब को लेके भारत में जो बहस छिड़ी है वो भी खत्म होने वाली नहीं। इसीलिए हम भी आपसे सिलसिलावार बात कर रहे हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं और जो मालूमात, जो रिपोर्ट्स और भारत के जो हालात हमारे सामने आ रहे हैं हम वो आपको बता रहे हैं बगैर किसी जानिबदारी के। प्रताप आजमगढ़ी एक नौजवान सियासतदान, बड़े धड़ल्ले से लोकसभा में बोलते हैं, बड़े धड़ल्ले से जहां कहीं भी जाते हैं शायरी की जुबान में खुलकर बात करते हैं। पिछले दिनों उन्होंने, हमें नहीं मालूम उनकी ये शायरी मौजूदा दौर की आजमाइश का नतीजा है या माजी के जख्म हैं जो अभी तक भर नहीं पाए, लेकिन वो अपने लफ्ज़ों के ज़रिए भारत में इंतहा पसंदी की तारीख को जितने नफासत से, जितने सलीके से बयान कर रहे हैं, इस नौजवान को दाद देना पड़ती है। हमें नहीं मालूम उनका ताल्लुक किस सियासी जमात से है, हमें नहीं मालूम उनका ताल्लुक किस मजहब से है। ये भी मुमकिन है कि हमें मालूम हो और हम आपके सामने उसका इजहार नहीं कर रहे, लेकिन हम आपके सामने सच बयानने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपके सामने सच बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक नौजवान की, एक भारतीय नौजवान की रुदाद, बिबता या उसके नज़रियात आप तक ला रहे हैं। सबसे पहले हमने आपसे एक भारत की बेटी की लोकसभा में तकरीर पेश की थी, उसकी रुदाद बयान की थी, मणिपुर में जो कुछ हुआ उनकी ज़ुबानी आपके सामने लाने की कोशिश की थी। और अब प्रताप आजमगढ़ी, अब हमने एक नौजवान का इंतखाब किया है और वो जो शायरी लोकसभा में पढ़ रहे हैं और लोकसभा के बाहर मुलाकातों में जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आज हम उनको आपके सामने लेके आएंगे। तशरीह तमहीद आप खुद जिम्मेदार हैं, हम ये नहीं जिम्मेदार कि आप क्या समझते हैं, हम जो बोल रहे हैं हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। प्रताप आजमगढ़ी ने एक अवामी मजमे में 2 शेर सुनाए। वो 2 शेर ऐसे हैं कि वो आपके सामने बयान करना ज़रूरी है। हमारा भारत के हालात से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जैसे दहशतगर्द पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक है, इसी तरह इंतहा पसंद पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक है। और सत्ता का लिबादा ओढ़ के, ताकत का लिबादा ओढ़ के, इक़्तिदार की आड़ में जो लोग इंतहा पसंदी का खेल खेल रहे हैं उन्हें क्या कहा जाना चाहिए? लफ्ज़ आप खुद मुंतखब कीजिए, सोच विचार कीजिए इस मामले में। चलते हैं प्रताप आजमगढ़ी के 2 अशार की तरफ। शेर कुछ इस तरह है। ये दाढ़ियाँ, ये तिलक धारियाँ नहीं चलती, ये धारियाँ, ये दाढ़ियाँ, ये तिलक धारियाँ नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियाँ नहीं चलती। हम कबीले वालों के दिल जोड़िए मेरे सरकार, सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती। क्या खूब कहा है उन्होंने। हम कबीले वालों के दिल जोड़िए मेरे सरकार, सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती। सरदारों को क्या खूब चैलेंज दिया है प्रताप आजमगढ़ी ने। लफ्ज़ों का इतना बेहतरीन इंतखाब, पाकिस्तान से दाद वसूल कीजिए।
एक नौजवान की आवाज़ है, ये भारतीय नौजवान की आवाज़। इन अशार में जो कर्ब है वो कर्ब महसूस कीजिए। इन अशार में जो जुल्म बयान किया गया है वो जुल्म सोचिए, सोच विचार कीजिए। और सरदार, नाम नेहाद सरदार भारत में ताकत का क्या खेल खेल रहे हैं, उन सरदारों की करतूतें पहचानिए इन अशार में। और हमारे अहद में जो मक्कारियां हो रही हैं उन्हें भी पहचानिए इन अशार में। और अब क्या कहूँ मैं, तिलकधारियों का जिक्र भी हुआ है, दाढ़ियों का जिक्र भी हुआ है, रहने ही दीजिए, जुमले ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। हम तशरीह में गए तो आप पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाएंगे। जिस मजमे में प्रताप आजमगढ़ी ने ये 2 शेर सुनाए हैं उसमें उन्होंने कुछ बातें भी की हैं। वो बातें क्या हैं, हमने उस तकरीर में से चंद लाइनें आपके लिए मुंतखब की हैं, शायद आपके इल्म में इजाफे का बाइस बने, शायद आपकी सोच विचार में इजाफा करें, शायद आपको दावत फ़िक्र दें। प्रताप आजमगढ़ी कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अपने देश के वज़ीर आज़म से मुखातिब हैं, वो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुखातिब हैं। वो कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को प्रोटोकॉल तोड़ के कतर के अमीर शेख तमीम का इस्तकबाल करते देखता हूँ, और जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद सलमान को गले लगाता देखता हूँ तो सोचता हूँ कि काश प्रधानमंत्री अपने देश के किसी तमीम या सलमान को गले लगाते और अपनेपन का एहसास दिलाते नजर आते। बात यहीं पे ख़त्म नहीं की उन्होंने। अगला जुमला सुनिए। प्रताप आजमगढ़ी कहते हैं कि कभी जब मैं प्रधानमंत्री को प्रोटोकॉल तोड़ते हुए शेख हसीना वाजिद को रिसीव करते हुए देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि काश प्रधानमंत्री अपने देश की बेटी बल्कीस बानो को भी इस तरह से अपनेपन का एहसास दिलाते। बल्कीस बानो कौन है? अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकालिएगा। इस मुसलमान बेटी के साथ भारत में क्या सलूक हुआ है, इस केस में क्या क्या तारीखी हकायक है और कितना जुल्म बरता गया है, ये जुमले तो उस कर्ब को उतना वाज़ेह नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आप सब लोग आज के दौर के इंसान हैं, आज के दौर के सोच समझ रखने वाले पढ़े लिखे लोग हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी तो किसी से कहिए कि वो आपको बताए कि भारत में बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ था, और शेख हसीना वाजिद की तारीख भी ज़रूर पढ़िए, समझिए। ये आज के दौर की दास्तानें हैं जो आपको माजी की गलतियों की निशानदेही करेंगी, माजी की गलतियां बताएंगी, जुल्म की दास्तानें सुनाएंगी। भारत के अंदर से ये आवाज उठ रही है और अब ये सवाल उठ रहे हैं कि बिल्किस बानो को क्यों बेटी समझकर गले से नहीं लगाया गया, उसका दर्द खत्म नहीं किया गया, उसके सर पे हाथ क्यों नहीं रखा गया, क्यों शेख हसीना वाजिद को प्रोटोकॉल तोड़कर भारत में वेलकम किया गया, क्यों देश से बाहर, भारत से बाहर मुसलमान ममालिक से ताल्लुकात का ढोंग रचाया जाता है, और ये किस किस्म की पॉलिसी है कि घर के अंदर मुसलमानों का जीना दोबर किया जाता है। हम नहीं कह रहे, ये अल्फाज साबित कर रहे हैं प्रताप आजमगढ़ी की शायरी और उनके जुमले चीख चीख के बिपता मुसलमानों की बयान कर रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है। और हम बतौर इंसान ये सवाल उठा रहे हैं और इंसानियत के नाते आपके सामने आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम दुश्मन की हैसियत से बात नहीं कर रहे, हम मुसलमान की हैसियत से भी बात नहीं कर रहे। इंसानियत का रिश्ता तो निभाइए, इंसानियत का तो वजूद बरकरार रहने दीजिए, इंसानियत को तो बख्श दीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रताप आजमगढ़ी का लोकसभा में खिताब भी हमारे पास है, और उन्होंने सबसे पहले चलते हैं कि एक टॉक शो में उनको जब बुलाया गया तो उन्होंने वहां पे भी एक शेर सुनाया और फिर उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। सवालात तो यही पूछे जा रहे हैं ना भारतीय मुसलमानों से कि या तो उनके आबाओ अजदाद हिंदू थे
اور اگر وہ مسلمان ہیں تو بھارت میں کیوں ہیں؟ جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے، جب بھی کوئی مطالبہ ہوتا ہے، جب بھی وہ صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں تو انہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں پاکستان چلے جائیں. یا 56 اسلامی ممالک ہیں، بہت سے اسلامی ممالک ہیں، آپ وہاں کا رخ کیجئے، بھارت کو چھوڑ دیجئے. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ لوگ بھارتی نہیں ہیں؟ کیا ان کا فیصلہ بھارت میں رکنے کا غلط تھا؟ یہ بہت طویل بحث ہے، بہت سے سوال یہاں اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن ہم ان کی طرف نہیں بڑھتے. ہم بڑھتے ہیں پرتاپ اعظم گڑھی کے ایک ٹاک شو کی طرف، جس میں انہوں نے پھر ایک قطعہ سنایا، 2 اشعار سنائے. اور وہ سنیے آپ: جنہیں ترنگے سے نفرت ہے اپنا جھنڈا پیارا ہے، جنہیں ترنگے سے نفرت ہے اپنا جھنڈا پیارا ہے، گاندھی کا قاتل اب بھی جن کی آنکھ کا تارا ہے، شرمناک اتہاس ہے جن کا انگریزوں سے یاری کا، وہ اب ہم کو بانٹ رہے ہیں سرٹیفکیٹ غداری کا. یہ بھارت کا نوجوان ہے. آگے بڑھتے ہیں. پرتاپ اعظم گڑھی نے جب اس ٹاک شو میں ان اشعار کے بعد 3 جملے میں نے ان کی گفتگو میں سے منتخب کیے ہیں اور وہ آپ لوگوں کی نظر کرنے ہیں. غور سے سنیے آج کا نوجوان کیا سوچ رہا ہے، کیسے مسائل کو واضح کرتا ہے، کیسے اپنی آواز بلند کرتا ہے، کیسے احتجاج کا راستہ اپناتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں جائیں گے تو بی جے پی والوں سے پوچھیں کہ ہندو بل کی مخالفت کن لوگوں نے کی تھی. بھاجپا کو یہ جواب بھی دینا پڑے گا کہ انہوں نے اور ان کے حمایتیوں نے بھارتی آئین کی مخالفت بھی کی تھی. آپ کو یہ جواب بھی دینا پڑے گا کہ آپ ماضی میں ترنگے کا ویرودھ بھی کرتے رہے. ویرودھ سے مراد مخالفت، دشمنی یا نظر انداز، کوئی سا بھی لفظ آپ لے لیجیے. ہم کوئی لفظ، سخت لفظ اپنی گفتگو میں شامل نہیں کرنا چاہتے. ہم اپنے ہمسائے کے گھر میں امن دیکھنا چاہتے ہیں، سکون دیکھنا چاہتے ہیں، سب کے حقوق دیکھنا چاہتے ہیں، ایک طبقے کی نہیں سب کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ تو آپ بھی کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس. تھوڑی بہت ہندی ہمیں آپ کے ہمسائے میں رہتے رہتے آ ہی گئی ہے. کیا آپ کو اردو آئی؟ لیکن آپ تو اردو سے نفرت کرتے ہیں، آپ تو اردو کو زبان کی حیثیت بھی نہیں دیتے. بہرحال یہ ایک طویل بحث ہے. آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں. ہم تو سب کی بات کر رہے ہیں، ہم سب کے لیے انصاف کی بات کر رہے ہیں. یہ نظریات آپ کے دیش میں سے سامنے آئے ہیں، بہت سا کچھ پڑا ہے میرے پاس، یہ سب کچھ آپ سے بیان کرنا ہے. اور نہ جانے کب تک بیان ہوتا رہے، تو گھبرائیے گا مت. جو لوگ ان حالات سے جوجھ رہے ہیں، ان حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ نہیں گھبرائے تو آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ محفل کو سجاتے رہیے، سینہ تان کے آتے رہیے اور نظریں اٹھا کے ہم سے بات کرتے رہیے، سوال اٹھاتے رہیے. اور اس معاملے کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کیجیے. اس خطے میں امن چاہیے. انتہا پسندی اتنے ہی بھیانک ہے جتنے دہشت گرد. دونوں کا صفایا ہونا چاہیے. ہمت ہے تو ہماری محفل میں آئیے گا. کل پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.